नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दंगल के दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है और नए साल पर देश में एक पुराने मसले पर सियासी सवाल अब उठ रहे हैं। मसला जनसंख्या बढ़ोतरी और आबादी असंतुलन को लेकर। इस साल 3 महीने बाद देश के 2 पूर्वी राज्यों में चुनाव है। असम और पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में आबादी असंतुलन का सवाल बार बार उठाया जा रहा है। यहां तक कि पिछले साल भर से इस बात को लेकर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार बात हो रही है। कभी एसआईआर के बहाने, कभी घुसपैठ के बहाने, तो कभी मुसलमानों के प्रजनन दर के बहाने। बीजेपी के नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आबादी असंतुलन का सवाल बार बार उठाया जाता है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। सीएम हिमंता कहते हैं कि असम में हिंदू 2 या 3 बच्चे पैदा करे, वरना घर की हिफाजत करने वाला कोई नहीं बचेगा। हिमंता कहते हैं कि आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए मुसलमानों को भी 7-8 बच्चे पैदा करने से परहेज करना चाहिए। असम में जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति में संशोधन करके सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने में 2 बच्चों वाली बाध्यता को ढील दी जा चुकी है। इससे एससी, एसटी, चाय बगान मजदूरों, मोरन माटक समुदायों को राहत मिलेगी। यह सब आबादी का संतुलन बनाए रखने के नाम पर किया गया है, क्योंकि सीएम हेमंत का कहना है कि असम में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस लिहाज से 2027 तक असम में मुस्लिम आबादी 40% के पार भी जा सकती है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या देश में हिंदू मुसलमान आबादी असंतुलन जनसंख्यिकी के हिसाब से चिंताजनक है या बस एक सियासी फिक्र है। क्या आबादी असंतुलन दूर करने के लिए देश में एक जनसंख्या नीति की जरूरत है और क्या सरकार 2 बच्चों के नियम में बदलाव कर सकती है? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मोहन देव जी, असम के मुख्यमंत्री जी, नए साल में 3 महीने बाद 2 राज्यों में चुनाव है। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर आबादी संतुलन को लेकर सियासी चर्चा तेज हो रही है। नया विमर्श असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से शुरू हुआ है, जिसमें हिमंता असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। 2011 सेंसासत आमी অসমত हिंदू और मुसलमानर जेतिया ब्रेकअप चाও, मुसलमान 34%, 3% অসমীয়া মুছলমানক যদি আমি বাদ দিওঁ, বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত প্ৰব্ৰজন কৰা মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা আজি অসমত 2011 চনত 31%। विकाखर आंदोलन ये पहली बार नहीं है। पिछले 3 महीने में 3 बार हिमंता बिस्वा शर्मा आबादी संतुलन के आंकड़े गिना चुके हैं। 9 नवंबर को भी बताया था कि 2001 में असम की आबादी में कुल 82.4 लाख मुसलमान थे, जो कुल आबादी के 30.9% थे। तब राज्य के 23 में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 6 थी। 2011 में असम में कुल 1.7 करोड़ मुसलमान हो गए, जो राज्य की आबादी में 34.22% थे। तब असम के 27 जिलों में 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए थे। सीएम हिमंता शक जताते हैं कि अगली जनगणना के बाद असम में मुस्लिम आबादी 40% के पार जा सकती है। 2021 सेंसास हुआ नहीं, प्रत्येक सेंसासते 4% इंक्रीज है। 2021 पर 25 हल और 5 बছर और 2%। 2027 যেতিয়া সেন্সাসৰ প্ৰতিবেদন ওলাব, অসমত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা 40%ৰ আশে-পাশে হ'ব। हालांकि 2001 में असम के धुबरी में 74.29%, गोलपारा में 53.71%, बारपेटा में 59.37%, नौगांव में 51%, करीमगंज में 52.3% और हैलाकांडी में 57.63% मुस्लिम आबादी थी। 2011 में 2 और जिले बढ़ गए और दर्रांग में 64.34% और बोंगाई गांव में
50.22% मुस्लिम आबादी हो गई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दावा करते हैं कि अभी असम के 11 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और इसलिए इस आबादी असंतुलन को दूर करने के लिए हिमंता हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। एरियात जितुक তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো বেছি, আমাৰ হিন্দু মানুহৰ মাজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো কমি কমি গৈ আছে। গতিকে এই পাৰ্থক্যটো আছে। সেইকাৰণে আমি সকলো হিন্দু মানুহক কওঁ যে আপোনালোকে এজন সন্তানত নাথাকিব, অন্ততঃ দুজন জন্ম দিব লাগে। গতিকে যোনে পাৰে তিনিজনো জন্ম দিব লাগে। মুছলিম মানুহক আমি কওঁ যে 8টা 7টা নিদিব, কম কৰি। सीएम हिमंता सिर्फ आबादी असंतुलन को लेकर फिक्रमंद नहीं है, उनकी सरकार अभी इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुकी है। 5 दिसंबर को असम सरकार ने एसटी, एससी, चाय बगान, मोरान और माटक समुदायों के लिए 2 बच्चों के नियम में ढील दे दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जारी अधिसूचना में कहा गया था कि असम की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति 2017 में संशोधन किया जा चुका है। अधिसूचना के अनुसार अब 3 बच्चे वाले परिवार के सदस्य भी सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने और स्वयं सहायता समूहों के लिए पात्र होंगे। जबकि असम में लोक सेवा सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंडों का अनुप्रयोग नियम 2019 के अनुसार 2 बच्चे की नीति जनवरी 2021 से लागू की गई थी। दरअसल असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का जो सिलसिला तेज हुआ है, उसकी मिसाल भारतीय राज्यों में दी जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। पिछले महीने ही बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने भी आबादी असंतुलन पर चिंता जाहिर करते हुए हिंदुओं को नसीहत दी थी। ते जर खुलेआम म्हणतात आहे 4 बायका आणि 19 मुलं, तर आपण किमान 3-3, 4-4 मुलं आपले हिंदू लोकांनी केले पाहिजे। या ज्या पद्धतीने डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे बोलून, तर मला वाटते की आपणही हिंदुस्थानमध्ये या भूमीमध्ये जन्माला आलो आहे। त्यांचा विचार आहे या हिंदुस्थानाला पाकिस्तान बनवण्याचं। देश में आबादी असंतुलन को लेकर चर्चा और भी पहले से चली आ रही है। संघ पिछले 11 साल से मोदी सरकार के राज में एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रहा है। 2015 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव में कहा गया था कि 1951 से 2011 के बीच मूल भारतीय धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या 88% से घटकर 83.5% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई है। सीमावर्ती राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की तरफ घुसपैठ जारी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरतीत आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले, 2.1 च्या खाली येतात आपल्या देशात। खुद केंद्रीय गृह मंत्री बता चुके हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। अमित शाह ने कहा था कि 1991 में देश में 84% हिंदू और 9.8% मुसलमान थे। 1971 में हिंदू घटकर 82% रह गए और मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू जनसंख्या 81% बच गई, मुस्लिम 12.2% हो गए। 2011 में हिंदू 79% बच गए, जबकि मुस्लिम आबादी 14.2% हो गई। इस तरह हिंदुओं की आबादी में 5% की कमी और मुस्लिम आबादी में 5% की बढ़त देखी गई है। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछले 2-2.5 दशकों में देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परिवारों की महिलाओं में प्रजनन दर तेजी से कम होती जा रही है। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जन्म दर थी। 2005-6 में यह घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में 2.61 पाई गई और फिर 2019-21 में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 और मुस्लिम महिला की प्रजनन दर घटकर 2.36 हुई।
इस लिहाज से अगर प्रजनन दर में लगातार कमी के बावजूद भारत के सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी समानुपातिक रूप से अधिक बढ़ रही है तो आबादी असंतुलन की समस्या को जाहिर करती है। आज तक ब्यूरो। तो बार बार जब भी चुनाव होते हैं ये बातें कई सालों से हो रही है कि हिंदू आबादी कम होगी, मुस्लिम आबादी बढ़ेगी और इसकी वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफिक मिशन की भी बात केंद्र सरकार की तरफ से कई बार की गई थी, लेकिन खास करके असम में और पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले इन बातों पर चर्चा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। तो क्या ये चुनावी राजनीति भी है, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, अपनी भूमिका इस पर रखेंगी। वारिस पठान, AMIM के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। विनोद बंसल, VHP की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे और RSS खास करके इस पूरे मुद्दे को लेकर ये मुद्दा छेड़ चुकी है तो विनोद बंसल जी से उसको लेकर सवाल पूछेंगे। चंपक कलिता जनरल सेक्रेटरी है, प्रवक्ता है AIDUF के, उनसे भी हम इस बात को लेकर सवाल पूछेंगे। लेकिन 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या असम में आबादी असंतुलन पर सीएम की फिक्र क्या बस चुनावी राजनीति है? क्योंकि पिछले 10 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के पहले इस बारे में बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है, इस पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया। दूसरा सवाल, क्या देश में एक समान जनसंख्या नीति की सियासी भूमिका तैयार की जा रही है? और तीसरा अहम सवाल, क्या सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ के कारण औसत से अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है? इस बात को लेकर भी चर्चा होना जरूरी है क्योंकि असम में खास करके स्पेशल ड्राइव चलाया गया था वोटर्स को लेकर और NRC भी वहां पर इनेक्ट किया गया, उसको लेकर भी हमारी चर्चा होगी, उस पर भी बात होगी। संगीत रागी, आप ही से शुरुआत होगी। क्या कौन सा कारण है कि क्या अब हम दो हमारे दो जिसको लेकर प्रचार किया जाता था, प्रसार किया जाता था, अब उसको रोकने की जरूरत सबको लग रही है? सबको लगता है कि हिंदुओं को भी 3-3, 4-4 बच्चे करने चाहिए और उसको लेकर क्या भूमिका है खास करके? देखिए साहिल, ये बड़ा थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन मैं बहुत अपनी बात क्लैरिटी से रखना चाहता हूँ। जनसंख्या को सिर्फ जनसंख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। जनसंख्या का असर जो है आपके राजनीतिक विमर्श पर पड़ता है, जनसंख्या का असर आपके सांस्कृतिक विमर्श पर पड़ता है। यदि बांग्लादेश में 8% हिंदू बचा हुआ है और हिंदू पिट रहा है तो इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। यदि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती हिस्सों से यदि हिंदू भाग करके शहरों की तरफ भाग औने पौने दाम पर अपनी जमीन जायदाद बेच करके भागे हैं, और ये मैं 97 का टीवी राजेश्वर का रिपोर्ट जो अक्सर आपके सामने मैं कोट करते रहा हूँ, आज भी कोट कर रहा हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर उनकी जनसंख्या नहीं थी। और आज के दिन में बंगाल में यदि ममता बनर्जी इस्लामिस्टों के गोद में और पाले में बदल चली गई हैं तो इस कारण से है क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। मैं दूसरी जरा दृष्टि आप देख लीजिए। आसाम में जनरल SK सिन्हा की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि एक्सेप्ट फॉर लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। अब जरा बात कीजिए 1997 में मुसलमानों की जनसंख्या क्या थी? 24.51% थी और हिंदुओं की जनसंख्या जो थी वो 73.5% के आसपास थी, यानी कि उनके बीच का फासला 48% के आसपास था। आज 21 के आसपास अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, अभी तो जनसंख्या हुई नहीं है, कि मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो 38-39% हो गई है और हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो 57% के आसपास हो गए हैं, यानी कि उनके बीच का फासला अब 17% रह गया है। ये बात कहने में बड़ा आसान, मैं इसीलिए कहा, ऐसे यदि 2011 की जनसंख्या हम दे लेते हैं तो उस समय भी 34% मुसलमानों की जनसंख्या है, यानी कि फासला धीरे धीरे कम हो रहा है। जब ये न्यूमेरिकल फासला कमता है तो उसका असर जो होता है वो राजनीति पर भी पड़ता है और कल्चरल विमर्श पर भी पड़ता है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्या ऐसा नहीं है कि जहां मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं वहां पर कहा जाता है कि भाई आज अब जो छुट्टी जो होगी वो स्कूलों में छुट्टी जो होगी वो संडे को नहीं होगी, अब जो है वो शुक्रवार को होगी? क्या ये ऐसा सच्चाई नहीं है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हो जाते हैं वहां से हिंदू भाग जाता है? पश्चिम बंगाल में हमको यही देखने को मिला है, कश्मीर के अंदर यही हो रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो इस इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड होता है वो पूरी दुनिया में और भारत में भी एक कॉमनली सेंसिटिव इलाका बन जाता है? ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए जी सवाल मेरा ये है, शर्मा ने जिस तरीके से सरकार के तरफ से ये कहने की कोशिश हो रही है, देखिए अब तक RSS इस बात को बात रखने की कोशिश कर रहा था, कोई एनालिस्ट इस बात को रखने की कोशिश करते थे, तब भी हम समझ सकते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि भाई हिंदुओं को भी 3-3 बच्चे पैदा कर देने चाहिए। कौन से आंकड़े हेमंत बिस्व शर्मा आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों में 4 बच्चे पैदा होते हैं? कोई आंकड़ा उन्होंने रखा नहीं है। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज ये घुसपैठी की वजह से भी हो सकता है, एनआरसी वहां पर हुआ नहीं है, यह भी कारण उसमें हो सकता है। देखिए साहिल, मैंने इस पर रिसर्च भी किया है, मेरा पूरा एक करीब 10,000 वर्ड का आलेख भी है, और ये आज नहीं लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा हुआ है। घुसपैठ को ही बचाने के लिए IMDT एक्ट कांग्रेस पार्टी ने लाई। कांग्रेस पार्टी के ही एक प्रवक्ता थे जो कहते थे, देवकांत बरुआ, कहते थे कि हम अली और कुली के सहारे। अब जरा TFR रेशियो आप देख लीजिएगा, नेशनल एवरेज से TFR रेशियो उनका मुसलमानों का बढ़ा रहा है। और घुसपैठियों को शरण किसने दिया है? शरण शुरू में बंगला जो आसाम में आ रहे थे घुसपैठियों, वहां के आसाम के मुसलमानों ने उनका विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था कि उनको लगता था कि उनके संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन बाद में उनको अपने ही नेताओं ने समझाया, और कांग्रेस के लिए तो यह वोट बैंक रहा। 2 चीजों में क्लैरिफाई करना चाहता हूं। 10 सेकंड में खत्म करूंगा अपना। जैसे ही उनकी अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, इसके क्या यही सॉल्यूशन है? आप दो ही इसके सॉल्यूशन है। या तो एक पूरे देश के लिए जनसंख्या नीति बने और 4 पत्नियां और 14 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी बात है कि जितने भी बांग्लादेशी कितने लोग करते हैं इस पूरे देश में, देखिए ये संगीत रागी जी, आप अभ्यासक हैं, आप प्राध्यापक हैं, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप जब आंकड़े कोट करते हैं तब आंकड़ों का कोई मायना होना चाहिए। डॉली शर्मा जी, आपको जवाब देना है। संगीत रागी जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक करेक्शन में रखना चाहूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 14.23% है। यह क्लैरिफिकेशन जाना जरूरी है। 14.23% है, जो आंकड़ा 24% कोट किया गया था। संगीत रागी जी, आपने किया था, लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना अनुसार 14.23%। डॉली शर्मा जी, जवाब दीजिएगा। संगीत रागी कहते हैं कि डेमोग्राफी बदलती है, जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए डेमोग्राफी बदलती है, और उसके लिए सारे उपाय करने जरूरी है, जो असम सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। साहिल जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चे नहीं पैदा करने हैं, ये एक महिला का खुद का डिसीजन है, उसका खुद का ये निर्णय है, उनके परिवार का निर्णय है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब फैमिली प्लानिंग भी भाजपा के नेता करेंगे? सीएम की कुर्सी पर रहकर बड़े दुख की बात है, अपने आप को वो नॉर्थ ईस्ट का नेता कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एंजल चकमा पे वो एक शब्द नहीं बोलते। जिस तरीके से दुर्दांश हत्या कर दी गई उस बच्चे की, ये डर फैला दिया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में कि वो बच्चे अगर देश के किसी और कोने में जाएंगे तो मारे जाएंगे, चीनी कहकर मारे जाएंगे, कुछ और कहकर मारा जाएंगे। यही तो करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पोलराइजेशन। ये पॉपुलेशन पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं इस देश में। हर मुद्दा, प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं, वहां सर झुकाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लेकिन इन्हीं के लोग मॉल में जाकर वहां पर क्रिसमस ट्री के साथ क्या करते हैं, वहां पर सैंटा के किस तरीके से करते हैं, पर्यटक जो विदेशों से आए हुए हैं उन्हें घाट से किस तरीके से पीट कर भगाते हैं, किस तरीके से लोगों को बर्थडे नहीं मनाने देते। वहां पर अगर कोई और धर्म के लोग बर्थडे में पहुंच जाए किसी की पार्टी में तो पिटाई करके पूरा होटल का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं। ये देश में असल में भारतीय जनता पार्टी यही करना चाहती है। ये इंटरनल वॉर की स्थिति है जहां इसी देश का नागरिक इसी देश का बच्चा देहरादून पढ़ने जाता है तो मारा जाता है। एक नर्सिंग करती हुई बच्ची अगर अपने बर्थडे पार्टी में 2 मुसलमानों को बुला लेती है, अपने दोस्तों को, और बहुत सारे धर्मों के साथ साथ 2 मुसलमान भी होते हैं, तो वहां ये पीटा जाता है उन लोगों को। अगर क्रिसमस मनाया जाता है तो वहां इस तरीके का हाहाकार मचाया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस देश में। इनका आज के समय में साहिल जी जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी को देखिए क्या हाल है उस बच्ची की मां का, उसके रोती हुई उसकी मां की वीडियो नहीं देखी जाती, आज तक न्याय नहीं मिला।
लेकिन बताइए कोई भाजपा का नेता अगर उस पर बात करना चाहता हो, 2 शब्द कहना चाहता हो कि हाँ अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्नाव की बेटी को तड़प तड़प कर साहिल जी देश की जनता सड़क पर आई, आप जैसे चैनलों ने दिखाया, ईमानदार लोग खड़े हुए उसके न्याय के लिए, तब जाकर उस बच्ची को थोड़ी राहत मिली कोर्ट से। लेकिन हो क्या रहा है, असल में यही हो रहा है। न ये महंगाई पर बात करेंगे, न ये बेरोजगारी पर बात करेंगे, न ये नौकरी पर बात करेंगे, न ये किसान पर बात करेंगे, न ये महिला सुरक्षा पर बात करेंगे। ये बात करेंगे पोलराइजेशन पर, ये बात करेंगे देश को किस तरीके से बांटा जाता है, ये बात करेंगे आज महिला के गर्भ पर भी, ये बताएंगे कि महिला 1 बच्चा पैदा करना चाहती है, 2 बच्चा पैदा करना चाहती है, 3 बच्चा पैदा करना चाहती है। ये महिलाओं को समझते क्या है, उनके सारे अधिकार ये धीरे धीरे करके छीन लेना चाहते हैं। आज ये बताएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये भी तो कहने की कोशिश हो रही है ना डॉली शर्मा जी, बार बार ये भी कहने, साहिल जी एक मिनट डॉली शर्मा जी, आप बोलिएगा, डॉली शर्मा जी एक मिनट, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए। आर्ग्यूमेंट उनके तरफ से ये दिया जाता है कि जो आप बातें रख रही है वो बातें मुस्लिम आबादी को भी बतानी चाहिए। कहीं ना कहीं आरएसएस के तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे मैंने 2011 के आंकड़े 2021 के आंकड़े रखने की कोशिश की, उसी तरीके से उससे पहले हिंदू आबादी 82% जो घटकर 79% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 12.2% से बढ़कर 14.4% हो गई। और यही आंकड़े दिखाकर यह कहने की कोशिश हो रही है कि भाई देखिए प्रजनन दर उनका बढ़ रहा है, धीरे धीरे आबादी बढ़ती जाएगी और उनके पॉकेट्स तैयार हो जाएंगे, हमारे उम्मीदवार हारते जाएंगे। यही तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है। डॉली शर्मा जी, साहिल जी वही तो मैं कहना चाह रही हूं, साहिल जी वही तो मैं कहना चाह रही हूं। हम इस देश को धर्म और जाति में बांटकर नहीं देखते, हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता। साहिल जी आप एक बहुत समझदार पत्रकार हैं, आप ये देखिए क्या हमारे संविधान की किसी भी प्रति में लिखा है किसी भी धर्म के नागरिक के बारे में कि वो कितने बच्चे पैदा करेगा ये कोई नेता तय करेगा, या वो ये बताएगा कि मुसलमान को इतने बच्चा पैदा करने चाहिए, हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये जैन है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये क्रिश्चियन है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, बोल देंगे बुद्धिस्ट है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा संविधान क्या अधिकार देता है, हमारा संविधान क्या अधिकार देना चाहिए? क्या हेमंत बिस्व शर्मा जिन चाय बागानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए नियम शिथिल कर दिए गए हैं, क्या उनके घर को चलाने की जिम्मेदारी असम सरकार लेगी ज्यादा बच्चे होंगे तो? साहिल देखिए बड़ा मैं डॉली जी से कहूंगा कि ये बात शरीयत जो लागू करने वाले लोग हैं ना, उन मुसलमानों को ये जरा समझाते कि हलाला के नाम पर क्या होता है, उनको समझाते कि वो 14 बच्चे क्यों पैदा करते हैं। और TFR रेशियो सबों को देखना चाहिए और आसाम के अंदर डिकेडल ग्रोथ जो होता है उसको भी देखना चाहिए, जरा उनको तब पता लगेगा, तब उनकी आंखें खुल करके बाहर आएंगी कि वहां पर क्या होता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, अरे भाई आप ही के कमलनाथ कहते थे ना कि जाकर के मुसलमानों को चाहिए, जब तक मुसलमान 90% से ज्यादा जाकर के वोट नहीं करता है हम हार जाएंगे। आप ही के लिए आर्क बिशप पत्र जारी करते हैं ना, आर्क बिशप की तैनाती भारत में कौन करता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है? वेटिकन सिटी करती है। तो जनसंख्या सिर्फ एक धर्म आप जो करते हैं भारत के अंदर नहीं। सुनिए पहले देखिए, जैसे उनको बोलने दिया मुझे खत्म करें। सुनिए आप मुझे बताइए आप मुझे इस बात नहीं, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया, प्लीज सर प्लीज, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया था। मैंने सवाल ये किया था आबादी के संतुलन के लिए सरकार ने मुहिम इसलिए चलाई थी ताकि उसके पीछे एक आर्थिक कारण थे। आप मुझे बताइए, जब हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि चाय बागानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, हम दो हमारे दो का, वो हटा दिया जा रहा है, ज्यादा बच्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साहिल आप घर पालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? साहिल मेरे आप उत्तर को सुनना नहीं चाहते हैं। डॉली जी ने लगातार बोलना शुरू किया, आपने इस सवाल का जवाब, वो सारी दुनिया की बातें इधर उधर करेंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सारी बातें आप सुनते रहे, मुद्दों पर उन्होंने एक बात भी नहीं किया। मैं बार बार, यदि आप BL संतोष कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम भारत की सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल में यदि बांग्लादेशी पॉकेट्स यदि घुसपैठिए, आसाम के अंदर घुसपैठिए वोटर का अधिकार प्राप्त कर ले रहे हैं और वोट कर रहे हैं उसे न, तो जान लीजिए भारत की संस्कृति पर यह हमला है। भारत का घुसपैठियों को रोकिए। अरे भाई, यही जब CAA लाया जाता है तब तो ये सारे चंडाल चौकड़ी जो है वो देश में शाहीन बाग खड़ा कर लेते हैं।
एनआरसी जब लाने की बात कही जाती है तो सारे ये डॉली शर्मा विपक्षी- जवाब दीजिए। सारा विपक्षी गिरोह डॉली जो है शर्मा। वो आकर के खड़ा हो जाता है। एसआईआर में ये नहीं डॉली बताया शर्मा। जाता है कि एसआईआर डर उनको घुसपैठियों का है। एसआईआर चलिए, में डॉली इसलिए शर्मा। क्योंकि ये इनके राजनीतिक इनको दामाद एक बन सेकंड चुके बंद हैं करा दीजिए। और इनको ये हाँ, संरक्षण हाँ। देना चाहते हैं। मैं IMDT साहिल एक्ट जी, आपने किस मैं लिए लाया साहिल था? जी, IMDT मैं आपने एक्ट साहिल इसलिए जी, लाया था ताकि आप साहिल जी, विपक्षियों मैं को बताएं। बोलूं, मैं यहाँ बोलूं। नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साहिल बोला है जी, आपके इनको खिलाफ। चुप करा लीजिए, मैं बोलूं। ठीक है, डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए। चलिए, उसके बाद साहिल जी, वारिस मैं पठान और बोलूंगी, विनोद इनको चुप बंसल जी कराइए। भी हमारे साथ हाँ, में। मैं बोलिए साहिल बोलिए जी बड़ा- डॉली शर्मा जी साहिल बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल साहिल जी बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि एंजल चकमा जो इस देश का बच्चा था अरे वो भाई, संगीत आज रागी हम जी के लिए कोई घुसपैठिए मुद्दा पर बात कर नहीं रहे है, हैं उसकी ना। मौत कोई आज हम मुद्दा नहीं घुसपैठिए पर है। बात उस कर रहे हैं बच्चे ना। को आज उस आसाम बच्चे के की अंदर- मौत, आसाम के अरे वो अंदर जनसंख्या पर उस बात कर रहे हैं देश ना। का नागरिक है, वो आप इस कोई देश काम का करिए, बच्चा जैसे था, राहुल वो इस गांधी देश के का साथ- बच्चा था। राहुल आपके लिए गांधी मैंने जैसा उसके बात मुद्दे कर पर रहे बात हैं। की, आप राहुल गांधी आपके लिए जैसा वो बात कोई कर मुद्दा रहे नहीं हैं। है। बिहार में नॉर्थ चुनाव ईस्ट के होता है, नेता चले बनते हैं जाते हैं हेमंत कोलंबिया। विश्व शर्मा, बिहार वो में बताएंगे चुनाव किसको होता है, कितने चले बच्चे जाते पैदा हैं करने हैं, मध्य लेकिन प्रदेश। एंजल चकमा बात के क्या हो लिए रही दुख है? आप प्रकट नहीं डिस्कशन करते क्या वो। कर रहे हैं? आपने अरे देश में जो बाबा, जहर फैला दिया है, यदि आप आज पढ़ सब कर डर रहे चले हैं जाएं, कि TFR कल को ना के जाने आपको किसका जानकारी बच्चा नहीं है। कहाँ किस इसलिए आप दंगे बोल की रहे हैं। चपेट में आ जाए। चूंकि आपने होमवर्क नहीं कर अरे आपको जानकारी नहीं है संगीत रागी जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपको जानकारी नहीं है हिंदुस्तान के संविधान की। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है वी द पीपल, हम भारत के नागरिक। हिंदुस्तान ये नहीं कहता ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये बुद्धिस्ट। लेकिन संपर्क हमारा कलिता। संविधान कहता है हम जरा एक मिनट, हिंदुस्तान के नागरिक। जरा एक मिनट, जरा हम इस दोनों को देश शांत के करिएगा। नागरिक। डॉली शर्मा जी, डॉली जी, संगीत रागी जी, जरा एक मिनट। चंपक कलिता आसाम से आते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आज की स्थिति में? क्योंकि असम के कई सारे जिले ऐसे हैं जो खास करके हेमंत बिस्व शर्मा बार बार बताते रहते हैं, जिन्हें वो मिनी बांग्लादेश कहते हैं, और वो कहते हैं कि उसके वजह से सरकार की मशीनरी पर जोर पड़ रहा है, सेफ्टी खत्म हो रही है, और इसीलिए हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि अपने घर की रक्षा कर सके। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है दरअसल, मैं उस पर आऊंगा विनोद बंसल जी, लेकिन पंकज कलिता जी, चंपक कलिता जी, सॉरी। जी देखिए, जहां तक आपने जो अपना प्रोग्राम का तमीद बांधा, तभी आपने एक चुनाव का जिक्र किया, और जमहूरियत में जमहूर रियासत से क्या तवक्को करता है? जहां तक हम लोग इज्तिमाई शऊर की बात कहते हैं, जब हम लोग कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, तो रियासत से, हुकूमत से जो जमहूर तवक्को करता है कि उनका सेहत, उनका तालीम, उनका रोड, उनका पानी, उनका रोजगार, उनका जीवन का शैली बेहतर हो। और जहां तक बच्चा पैदा करने वाला, कितना बच्चा होगा क्या नहीं, ये टोटली एक जाति मामला है। और आपने जो पूछा कि आसाम में हिमंत बिस्व शर्मा ने बोला, तो आसाम में एक ये सिस्टम बना हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया, आसाम गवर्नमेंट ने बनाया, आसाम के लोगों ने मिलकर बनाया। अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार और आसाम सरकार चाहे, तो एक दिन में मालूम कर सकते हैं कि ये लोग इंडियन नहीं है। ये सिस्टम है आसाम में। आसाम में एक बॉटम लाइन है, टोटल लिखा हुआ है, रजिस्टर है, आसाम में इतना लोग, 3 करोड़ इतना लोग आसाम का जनसंख्या है, ये इंडियन है, ये आसामीज है, ये लिखा हुआ है। बाकी इधर उधर की बात करके कोई फायदा नहीं। साइंटिफिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में ये काम खत्म कर दिया। बाकी जहां तक संजीव रागी जी ने बोला कि कल्चरल प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने बोला कि जहां मुसलमान ज्यादा होता है वहां इतवार को छोड़ के शुक्रवार कर देता है। अरे जहां सारा इंडिया में क्रिश्चियन कितना है, हम लोग तो संडे को ही तो बंद मना रहे हैं। तो ये एक दूसरी बात है। इसीलिए जहां तक ये राइटिस्ट विंग का फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड, ये लोग नॉन इशू को इशू बना के, पब्लिक को भटका के, एक हिट एंड रन माहौल तैयार करके वोट लेके अपना पावर में आएंगे। और जो उनका हिडन एजेंडा है, अडानी को जमीन देना है, अंबानी को इंडिया बेस देना है, रेलवे देना है, ये सब देना है, इसीलिए ये लोग जनसंख्या, हिंदू, चुनावी मुद्दा है, ये सब कर रहे हैं। बेसिक चुनावी मुद्दा है। साहिल जी, घुसपैठिए ढूंढे हैं तो 10 साल में, और खास करके पिछले 5 साल में जब से एनआरसी लागू किया गया है, उसके बाद तो आसानी से ढूंढे जा सकते हैं।
और बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का लगा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके घर के रक्षा करनी है तो घर में बच्चे पैदा करो, तभी आपके घर की रक्षा हो जाएगी। राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। घर में बच्चे पैदा करो तभी आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। ये कहां तक ठीक है विनोद बंसल जी? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 2वीं वर्षगांठ की आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और ये मंगल कामना भी करता हूं कि आंग्ल नववर्ष जो है आप सबके लिए मंगलकारी हो और खुशियां लाए। और मैं कहता हूं कि देखिए ये विद्वेषपूर्ण मानसिकता भी हमारे देश से समाप्त हो, हम सब लोग एक होकर के एक भारतीय बन करके रहें। और देखिए जिस मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं वो मुद्दा बड़ा गंभीर और महत्व का है और गंभीरता के साथ डिबेट करेंगे तो ठीक रहेगा। इसका पॉलिटिकल जो पुट है इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपने दो पैनलिस्टों से बात करी, टू द पॉइंट बात करने में वो दोनों ने ही उधर उधर भागते रहे, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट कुछ बात रखूंगा आपको। देखिए भारत की पहचान जो है वो कुछ मूल्यों को लेकर के है। ये भारत की पहचान है सहिष्णुता के कारण, ये भारत की पहचान है इसकी संस्कृति के कारण, भारत की पहचान है सर्वधर्म सद्भाव के कारण, भारत की पहचान है इसकी डेमोक्रेसी। और ये सब चीजें तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये आप भी जानते हैं, आपके सुधी दर्शक भी जानते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जब जहां भी हिंदू घटा, 14% मुस्लिम है। मैं पूरी कर लूं मैं सब जरा। हाँ। मैं कहता हूं देखिए आपकी हर बात का जवाब दूंगा, टू द पॉइंट जवाब दूंगा, देखिए लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कह रहा हूं देखिए कि ये जो भारत है, भारत तभी तक सुरक्षित है जब जहां पर हमारे मूल्य हैं कि मातृवत परदार्शी परद्रव्य लोष्टवत, ये मूल्य जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर जनसंख्या का कोई अर्थ नहीं बचेगा, फिर हम जमीन का टुकड़ा रह जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं देखिए ये जो स्थितियां हैं, जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है जी। आखिरकार पाकिस्तान क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। बांग्लादेश क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। अफगानिस्तान क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। और 1947 नहीं सुनिए ना, मैं भी तो 1947 के बाद क्या टुकड़े हुए देश के? हुए ना जी, 1947 के बाद भी हुए हैं। 1947 के, मेरी बात तो सुनो ना, 1947 के बाद जो है देश के सीमाओं के टुकड़े नहीं हुए, यहाँ पर दिलों के टुकड़े हो रहे हैं। बंगाल आपके देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 90 के दशक में लाखों की संख्या में हिंदुओं को निर्वासित कर दिया, भाई वो टुकड़े के समान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए ना, किस आधार पर हुआ? जनसंख्या के आधार पर हुआ ना सलील जी। आप मुझे बताइए बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या के कारण हो रहा है ना, क्योंकि वहां घुसपैठिए बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आसाम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो तभी घर में सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, उस पर मैं वही आ रहा हूँ। देखिए राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हाँ जितना जरूर है कि अगर हिंदू अपने जनसंख्या हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाई तो निस्संदेह जो जिहादी अतिवादी और घुसपैठिए आपके ऊपर आक्रमण करके आपका कब्जा जरूर कर लेंगे। ये आज की बात नहीं है जी, और एक जगह की बात नहीं है, देश के अनेक हिस्सों पर है। आज भी आप देखिए असम में, बिहार में, असम में, सब जगह जहां जहां घुसपैठिए बढ़ते चले जा रहे हैं वहां हिंदू पलायन को मजबूर है। क्या ये आंकड़ा छुपा हुआ है किसी से क्या? आप मुझे बताइए जिस कांग्रेस ने कितने हिंदू निकल गए असम से, फिर वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार कैसे वहां पर चल रही है? एआईडीयूएफ की सरकार कैसे नहीं आ रही? एमआईएम की सरकार आ जानी चाहिए वहां पर। बता रहा हूं ना, असम के 9 जिलों में 50 से 79% मुसलमानों की जनसंख्या है। कितने जिले देश से बाहर निकले हैं जरा बताइए। जहां 9 जिलों बिहार के भीतर भी, बिहार के भीतर भी 4 जिले ऐसे हैं। भाई साहब हिंदू कम क्यों हो गए बताइए ना? आखिरकार वो 9 जिले जो है जिनके आप वारिस पठान जवाब दीजिएगा, वो आखिरकार बहुसंख्यक कैसे हुए? और वहां हिंदुओं का, वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती है तो देश के टुकड़े हो जाएंगे एक बार फिर, और इसीलिए हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। हुए हैं और आज भी वहां पर हिंदू निर्वाचित होने। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वारिस पठान शुरू होने से पहले, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वारिस पठान एक आंकड़ा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा उसको लेकर। प्रजनन दर, मैं प्रजनन दर की बात कर रहा हूं, आंकड़ा मैं बताऊंगा आपको। मुसलमानों का प्रजनन दर 4.4% से घटकर 2.4% हो गया, यानी घट गया है। और हिंदुओं का प्रजनन दर भी 3.3% से घटकर 1.9 यानी 2% हो गया है। ठीक है, पूरे देश में। वारिस पठान जवाब दीजिए। चलिए देखिए साहिल भाई, सबसे लास्ट में आप मेरे पास आए, मैं 35 मिनट से खामोशी के साथ बैठा था, मैंने किसी के बीच में कुछ बोला भी नहीं,
लिहाजा मैं लोगों से उम्मीद करूंगा, आपसे भी उम्मीद करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दो, अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। बात नंबर एक तो साहिल भाई ये कि आज इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री ने इस तरह की भाषा का उपयोग किया या जो बयान दिया है, तो उनको बचाने के लिए या उनकी तरफ से बात रखने के लिए या डिफेंड करने के लिए जो भी को कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं आया? क्या बीजेपी के प्रवक्ता को ये पता है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हो बिल्कुल सरासर झूठ है, बिना डेटा है? क्या ये बात है? तो इसका भी एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बात नंबर 2 ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुख्यमंत्री क्या आसाम सरकार जो कह रही है उससे केंद्र सरकार इत्तेफाक नहीं रखती? क्या सवाल बनता है यहाँ पर? वारिस पठान अपनी बात खत्म करिए, चलिए। हाँ, नहीं रखती। सवाल बनता है बीजेपी के कोई प्रवक्ता आए नहीं बोलने के लिए। बात नंबर 2 साहिल भाई, डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद में आप इनसे सवाल कर लीजिएगा। ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, NFS, ये मैंने नहीं बनाया ना आपने बनाया, आपका जो रिसर्च टीम ने निकाला है वही मेरी भी रिसर्च टीम ने मुझे बना के भेजा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। कंफर्म करता है वो कि अकॉर्डिंग टू NFSH2 1998-1999 से द फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम, जो TFR रेट है मुस्लिम का वो 3.59 जो गिरकर 3.09 हुआ। 2005 से 2006 के अंदर तो 2.61 था, वो गिर गया फर्दर टू 2.36 इन 2019 एंड 21। मतलब मुसलमानों का TFR रेट जो है टोटल फर्टिलिटी रेट तो गिरता जा रहा है। तो किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे आसाम के मुख्यमंत्री ने ये इल्जाम लगाया या झूठ बुलाया कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है? बात नंबर 2 यहाँ पे ये है साहिल भाई कि आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कुछ मंत्री है महाराष्ट्र में भी, वो आए दिन बोल रहे हैं कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहा है, आप 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। तो बात सिंपल है, आपको किसने रोका बच्चा पैदा करने से? आप में ताकत है, हिम्मत है, आप बच्चे पैदा करिए। और ये उन लोग बोल रहे हैं साहिल भाई जिनके खुद के 2 बच्चे हैं, वो दूसरों को ज्ञान फैलते जा रहे हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। वो 4-5 बच्चे पैदा करके हम उनको खिलाने के लिए आपके पास क्या वो है, क्या आदर, किस तरह उनको खिलाएंगे, किस तरह उनको पालेंगे पोसेंगे? क्या मोदी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीमें बनाई कि गरीबी हट जाएगी, बच्चों को खाना मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा? नहीं है स्कीम वहां पर। तो और बाद में अभी जो वहां पे बीजेपी के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं संगीत रागी, वो बोल रहे हैं कि फालतू की बात हो रही है, यहाँ पर काम की बात करो, ये डेवलपमेंट की बात करना फालतू की बात है, विकास की बात करना फालतू की बात है। हाँ, जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी जो आए दिन यहाँ पर जो देश के अंदर इतना करप्शन पैदा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको रोका नहीं जा रहा है, ये फालतू की बात है। हाँ, महिलाओं के सम्मान के अंदर बात करने के लिए फालतू की बात है ये शर्म आना चाहिए। ये इस तरह के मैं आपको बताऊं को जो टीवी पर आकर ये बोल रहे हैं कि आप बात करो सिर्फ पोलराइजेशन की, आप बात करो सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाने की, बाकी काम की बात सब फालतू बात है। ये देश को देखना चाहिए। मैं और एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, मैं और एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। देखो देश मार काट तो मुसलमान कर रहे हैं और आप मुसलमान नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, आप उल्टी गंगा घुसपैठियों की बात कर रहे हैं ना। देखिए बीच में मैं नहीं बोला था बंसल बदतमीजी मत करिए, बीच में मैं नहीं बोला था किसी के। विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी एक मिनट, कितनों को आपने पकड़ा और विनोद निकाला बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी एक मिनट, घुसपैठिया है बताइए, कितनों को आपने पकड़ा और निकाला बताइए। विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। और 4 जो बॉर्डर है वारिस पठान जी आ रहे हैं, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, मैं और एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, उस पर भी आपका जवाब दे दीजिएगा, उस पर भी आपका जवाब दे दीजिएगा। देखिए सवाल इस बात को लेकर वो उठाते हैं खास करके, और इसका देखिए प्रजनन दर रोकने के लिए, कम करने के लिए सरकार के तरफ से मुहिम चलाई गई। यह बात सही है कि किसी भी परिवार को ज्यादा बच्चे होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति पर उसका असर पड़ता है। इसके लिए सालों साल भले वो केंद्र सरकार कांग्रेस की रही या भारतीय जनता पार्टी की, अधिकृत लाइन, ऑफिशियल लाइन उनकी हमेशा यह रही है कि बच्चे कम पैदा होने चाहिए। ये फ्रिंज एलिमेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे ज्यादा हो। आई एम श्योर कि मुसलमानों में भी यही स्थिति होगी कि जो आप जैसे लोग हैं पढ़े लिखे, वो कहेंगे कि ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। गरीबों में ये सबसे बड़ी समस्या होती है, आज तक कई बार देखा जा चुका है। लेकिन वारिस पठान, एक मिनट विनोद बंसल, एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। वारिस पठान जी एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। 2001 में 6 जिले असम के भीतर ऐसे थे जिन्हें मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका कहा जाता था। आज 2011 में यह संख्या 9 जिलों की हो गई है, जहां पर 50 से 79% की आबादी, देखिए ये जिले हम यहां पर चला रहे हैं, मुसलमानों की हो गई है। यानी 2001 से लेकर 2011 तक। ये पॉलिटिकल फियर भी हो सकता है ना कहीं कि पहले 6 जिलों में 50% के ऊपर थे, अब 9 जिलों में हो गए हैं। पॉलिटिकल जगह लेने की कोशिश हो जाएगी उसमें, यह डर भी तो है ना कहीं। वारिस पठान,
साहिल भाई, अरे साहिल भाई आपने सही कहा कि जो मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, तो TFR रेट जो कम हो रहा है उसकी वजह भी हाईएस्ट इस्तेमाल समझदार हो गया था मुसलमान, ये भी तो पढ़े लिखे जो ज्ञान जो लोगों को मिल रहा है उसका एक इफेक्ट है ना। अब बात में बोलते जो घुसपैठियों की बात करता है ये, अरे घुसपैठियों की जो ये लोग बात कर रहे हैं साहिल भाई, उसमें मेरे को पता है ना, चारों जो बॉर्डर स्टेट है वो तो इनके अंडर में, पूरे बीजेपी रूल बॉर्डर स्टेट, तो कैसा घुसपैठिया है? आप मुझे बताओ कितने घुसपैठिया आसाम में, को आंकड़ा इनके पास है, कितनों को निकाला, आंकड़ा नहीं है। बांग्लादेश में लाखों घुसपैठिया आ गए, अरे भाई खोदा पहाड़ निकला, बताओ ना आसाम के अंदर भी कितने घुसपैठिया, ये चारों बॉर्डर स्टेट पे कितने। अगर आप घुसपैठियों को नहीं संभाल सकते तो आपको रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए। विनोद बंसल जी प्लीज शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। चंपक कलिता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असम के भीतर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसके आंकड़े देखकर बीजेपी कह रही है कि उनको कंट्रोल करना चाहिए। मैं एक बस 2 सेकंड बोल के मैं चुप हो जाऊंगा। आप जो 2001 में जिले वाली बात बोल रहे हैं, 2001 में आसाम में कितना टोटल जिला था और आज कितना टोटल जिला है, ये भी थोड़ा बोल दीजिएगा, तब चीज क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो जिला यही तो बात बनाती है। देखिए आंकड़े ये दिए जाते हैं, यही बात है संगीत रागी जी, ये आंकड़ों की बात आ जाती है। जानबूझकर ये किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है जानबूझकर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए कि 2001 में कितना जिला था आसाम में और 2026 में कितना है, क्योंकि जिला तो गवर्नमेंट बनाते हैं ना। ठीक, राइट, देश का पूरा राइट। मुद्दा सिर्फ संगीत रागी है, जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए पहले, सबसे पहले जवाब दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए? जवाब दीजिए कि डेवलपमेंट विकास देश का है या नहीं है? क्या देश का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान राजनीति यही है क्या? मुसलमानों के नफरत फैलाने ये मोदी का मुद्दा है, उस बात के ऊपर आप जवाब दीजिए। हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट, विकास, हिस्सेदारी, हक की बात करना, आत्मसम्मान महिलाओं का होना चाहिए, ये हमारे मुद्दे। ये मुद्दा आपका नहीं है तो आप देश के सामने माफी मांगे, चलिए आप देश के सामने माफी मांगे, बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन। वारिस पठान विनोद बंसल थोड़े शांत हो जाए, दोनों को शांत करिए। संगीत रागी जवाब देंगे। संगीत रागी साहिल मैं बार बार कह रहा हूं, डेमोग्राफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और आसाम के अंदर आज 9 नहीं 11 ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। 5 ऐसे और जिले हैं जहां पर उनकी जनसंख्या 22% से 39-40% के आसपास हो चुकी है। तीसरी बात, जनसंख्या महत्वपूर्ण कैसे है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने के लिए मुसलमान क्यों आ जाता है सड़कों पर, और जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो एक भी सड़क पर मुसलमान नहीं आता है। गाजा के लिए मुसलमान जो है वो आसाम और पश्चिम बंगाल के अंदर सड़कों पर होता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जाता है तो एक भी कट्टरपंथी मुसलमान, देखिए प्लीज, ये क्या अपनी बात देखिए साहिल, जरा एक मिनट सबको शांत करिएगा, जरा सब लोग एक दूसरे के बीच में बात करके चर्चा नहीं हो सकती। एक आंकड़ा चंपक कलिता यहां पर रखने की कोशिश कर रहे थे, मैंने शो में भी इस बात को रखने की कोशिश की कि असम में 2001 के सेंसस के मुताबिक 6 जिले थे जहां पर 50% से ज्यादा आबादी थी और 2011 में वही आबादी 50% से ज्यादा 9 जिलों में हो गई। लेकिन चंपक कलिता ने जो बात सामने रखने की कोशिश की वो भी सबके सामने रखने की जरूरत है। 2001 में असम में 23 जिले थे और 2011 में जिलों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। आंकड़ों के साथ छलावा होता है संगीत रागी जी। चंपक कलिता यही कहने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए डर दिखाने की कोशिश हो रही है। चंपक कलिता यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? नहीं, यही बात रखने की कोशिश कर रहे थे ना? ये 35 जिला तो असम के अंदर में हुए ना। 1947 का असम और आज का असम के अंदर ही तो जिला बना है। ठीक है, संगीत रागी जवाब देंगे। चलिए संगीत, मैं अपनी बात कह दूं। आज की परिस्थिति में मैं आपसे कह रहा था, आज जो जिले की बारे में बात की जा रही थी, मैं उसके संदर्भ में कह रहा था कि 9 नहीं 11 ऐसे जिले हैं जहां पर उनकी जनसंख्या 50% से ऊपर है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि 5 ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या 22% से 39% है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि डेमोग्राफी को 1 मैन 1 वोट सिस्टम नहीं होता है। हम कहते जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो हम कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग करते हैं। भारत का पूरा राष्ट्रीय विमर्श बदल जाएगा। आप इस खतरे को नहीं समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर यदि ममता बनर्जी यदि मुसलमानों की गोद में बैठ गई हैं
और पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद 1528 में हुआ था और आज जाकर के 2025 में हो रहा है। संगीत रागी जी, हम सब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। यदि 6% संगीत रागी जी, हम सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए आपसे। बाबरी मस्जिद की नींव रखी संगीत रागी जी, हम सब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुझे आपसे एक मिनट, मुझे आपसे एक बार बोलते हैं यार बार आप एक नेशनल टीवी में बैठ के संगीत रागी जी, भारत के ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का सीएम है, 3 बार का सीएम है। अंदर मुसलमान वोट जिहाद करता है और ये आंकड़े मेरे पास है। मुस्लिम इलाके में वोटिंग पैटर्न कैसे होता है वो तो बड़ी अच्छी बात लगती है। हिंदू पोलराइज कैसा करेगा ये सरकार डिसाइड करेगी और इसका उपाय यही रहेगा। संगीत रागी जी, एक मिनट, नहीं एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सब लोग शांत रहिए। सेकुलर वोट होता है, सबको शांत करिएगा, सबको शांत करिएगा, सबको शांत करिएगा, सबको शांत करिएगा। कौन कैसे वोट करेगा या ये कौन डिसाइड करेगा? क्या इसका उपाय यह है कि आप हिंदुओं को कहेंगे 3 बच्चे पैदा करिए, उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उनके घर की जिम्मेदारी? क्या सरकार उनको पैसा देगी? क्या सरकार उनके लिए एडिशनल फंड की इंतजाम करने की कोशिश कर रही है? यहां पर किस तरीके की बात यहां पर हो रही है? डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी बात करेंगे। चलिए जी जी साहिल जी, जो आपने कहा मैं इनसे पूछना चाहती हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी गारंटी क्या हेमंत बिश्व शर्मा लेंगे? अगर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो लेंगे? आज तो आप नौकरियां दे नहीं पा रहे, हम 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। असल में साहिल जी, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, संविधान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, किसान खतरे में है, रोजगार उनका खतरे में है। और आप एक और मोटी बात है और सबसे बड़ा मुद्दा, भाजपा खतरे में है। जब भी भाजपा को लगता है कि देश में वो मुख्य मुद्दे, वो नौकरी नहीं दे पा रही है, युवाओं को उनका हक नहीं दे पा रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, देश में जिस तरीके का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। साहिल जी 10 सेकंड और साहिल जी 10 सेकंड और साहिल जी 10 सेकंड और गाजियाबाद में मैंने देखा साहिल जी, तलवार लेकर तलवार लोगों के घरों में भेंट की जा रही है कि ये लो तलवार और मार दो जो तुम्हारे घर आए। ये गाजियाबाद में हो रहा है, किसके राज्य में हो रहा है? अगर बॉर्डर किसके हाथ में है साहिल जी? बॉर्डर किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में। रोके ये 11 साल से रोक नहीं पा रहे। 2026 का पहला दिन है, 11 साल से सत्ता में ये लोग सभी को दरअसल शुभकामनाएं देने की कोशिश की, ना ये मारकाट रोक, लेकिन एक बार फिर इसी बात को लेकर चर्चा, मारकाट जो हो रही है, और वो भी इस बार एक मुख्यमंत्री ने इस बात को रखने की कोशिश की है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करिए तभी आपके घर की सुरक्षा हो सकती है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको यह सोचना चाहिए कि क्या सचमुच में यही एक उपाय है और इसके आर्थिक नतीजे पर किस तरीके से लोग ध्यान देंगे, क्या सरकार इनकी जिम्मेदारी लेगी, इस बारे में भी सोचने की जरूरत है।